जनरल रूट वापिस अपने हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था और इस समय अपने मास्टर लूसीफर को समन करने की कोशिश कर रहा था। Domine Cerebrarum et voco satellex tuos dirigemi, dirigemi, dirigemi. कहो डगलस, क्या न्यूज है मेरे लिए? आई होप कि तुम अपने नए मिशन में सफल रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इस बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मास्टर, मैं वो चीज ले आया हूं। रियली? शो मी, शो मी। रूट ने अपने पास रखा एक बैग में से वही मांस का लोथड़ा निकाला जो उसे डोंगरगढ़ के जंगल में बने उस मंदिर में मिला था। उसने उस मांस के टुकड़े को लूसीफर की ओर बढ़ा दिया। लूसीफर ने उसे ध्यान से देखा और जोर जोर से हंसने लगा। वही है ये। वेल डन डगलस, तुमने हर बार की तरह इस बार मुझे निराश नहीं किया। वेल डन। पर मास्टर, आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि ये आखिर है क्या? ये हार्ट है, विवाद के स्लेव एमेनहोतेप का हार्ट। इसके अंदर विवाद की पावर्स हैं और अब इस हार्ट की मदद से मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो मेरे इशारे पर नाचेगा। और ड्रैकुला का क्या करना है मास्टर? पीछा करो उसका, लेकिन उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो ढूंढ क्या रहा है। और हां, तुम्हें एक और काम करना है। कैसा काम मास्टर? एक जंग शुरू हो चुकी है हिंदुस्तान के फ्रीडम के लिए, और इसमें तुम्हें मेरा काम करना है। ये जंग शांत नहीं होनी चाहिए डगलस, क्योंकि जितना ज्यादा खून इस धरती पर बहेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हें दी हुई मेरी ताकतें बढ़ेंगी, और सही वक्त आने पर ड्रैकुला को हराने के लिए तुम्हें वो पावर्स एक्सट्रीम लेवल पर चाहिए होंगी। जाओ डगलस, ड्रैकुला पर नजर रखो, लेकिन साथ ही साथ ये पक्का करो कि पूरा हिंदुस्तान खून के रंग से लाल हो जाए। डिवाइड, रूल एंड डिस्ट्रॉय। बट मास्टर, ये सब मैं करूंगा कैसे? 7 sins, my slave, 7 sins। उनकी पावर्स का इस्तेमाल करो। Go and prepare for my rise to power। लूसीफर अगले ही पल गायब हो गया। रूट गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे आज ही बैरकपुर में हुए गोली कांड की जानकारी मिली थी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। उधर ड्रैकुला का छोटा सा काफिला अब कवर्धा रियासत में प्रवेश कर चुका था, जहां नागवंशी राजपूत का राज था। तुमने अभी तक नहीं बताया कि आखिर रामदास को हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस एक जहरीली मकड़ी ने उसे काट लिया था। बस? तो फिर तुमने मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे रामदास के खून से जहर को सक करना था और तुम बेवजह वहां पैनिक होकर मुझे डिस्टर्ब करती। अनीता ने ड्रैकुला की तरफ अजीब से देखा। न जाने क्यों बार बार उसे कोई बात खटक रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बात क्या है। और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बात बदल दी। वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम अब सनलाइट में ट्रैवल कर सकते हो। अब हम लोग जल्दी ही काशी पहुंच जाएंगे। तभी एक तीर उड़ता हुआ अनीता के घोड़े के पैरों के पास आकर जमीन में धंस गया। उनके घोड़े वहीं के वहीं रुक गए और फिर वहां एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वहीं रुक जाओ, ये नागवंशियों का क्षेत्र है, यहाँ बिना अनुमति अंदर आना मना है। ड्रैकुला ने चारों तरफ देखा। सामने पेड़ पर बने एक मचान के ऊपर 2 सैनिक खड़े थे और दोनों ने ड्रैकुला की तरफ तीर साध रखा था। ये बस 2 ही सैनिक है। अगर किसी तरह इनका ध्यान बटा सको तो मैं। दूर नहीं है, ध्यान से देखो। लगता है दिन में तुम्हारी सारी पावर्स कमजोर हो जाती हैं, वरना मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ता। अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला ने ध्यान से देखा। वहां करीब 1 दर्जन पेड़ों पर मचान बनी हुई थी और हर एक पेड़ पर 2 सैनिक उनकी ओर निशाना लगाए खड़े थे। अगर इस समय रात होती तो इन सबको फाड़ने में मुझे बस कुछ सेकंड्स लगते। हर काम में वायलेंस सही नहीं होता है। मुझे इनसे बात करने दो। हम लोग सिर्फ मुसाफिर हैं, काशी जा रहे हैं। तुमसे कहा ना कि बिना अनुमति कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है। वापस चले जाओ, वरना।
हमारा काशी जाना बहुत जरूरी है। मेरी बात अपने सेनापति से करवाओ। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात सुन लेंगे तो हमें जरूर जाने देंगे। अनीता की बात सुनकर वो सैनिक आपस में बात करने लगे और फिर उनमें से एक ने एक भोपू निकालकर बचा दिया। सेनापति जी को संदेश भिजवा दिया गया है, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाते तुम लोग जहां हो वहीं खड़े रहो। ड्रैकुला और उसके साथियों के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके सफर में एक और रुकावट आ चुकी थी। अनीता ने पलटकर पहले ड्रैकुला और फिर रामदास की तरफ देखा। रामदास अभी भी सुस्त नजर आ रहा था और ये बात अनीता को परेशान कर रही थी। उधर लूसीफर से आदेश मिलने के बाद जनरल रूट बैठकर कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernum, sicut nunquam prius। हर बार लैटिन भाषा का वो मंत्र पढ़ने के बाद रूट अपने सामने बने हवन कुंड में अपनी उंगली से एक बूंद खून डाल रहा था। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernum, sicut nunquam prius। हवन कुंड की आग अब अजीब सा नीला रंग ले चुकी थी और उसकी लपटें उस कमरे की छत तक जा रही थी। Surge septum peccata, surge in nomine Luciferi, oriri et sucitre infernum, sicut nunquam prius। रूट की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। अचानक ज्वाला भड़कने लगी और एक तेज धमाके के साथ आग शांत हो गई। हवन कुंड से अब सिर्फ काला गंदा धुआं निकल रहा था और वो धुआं 7 भागों में बट रहा था। Surge septum peccata, surge septum peccata, surge septum peccata। धुआं अब 7 भाग में बटकर इंसानों जैसा रूप ले रहा था। Oh, 7 sins, you are here, finally। वो 7 परछाइयां नहीं, 7 महापाप थे। गर्व यानी प्राइड, ईर्ष्या यानी एनवी, क्रोध यानी एंगर, आलस्य यानी लेथर्जी, लोभ यानी ग्रीड, लोलुपता यानी गल्टनी और वासना यानी लस्ट। 7 महापाप शक्तियां जो कलयुग में दिन प्रतिदिन पावरफुल होती जा रही थी। फिर अचानक क्रोध ने बुलाना शुरू किया। जनरल डगलस रूट, क्यों बुलाया हमें? मास्टर लूसीफर का आदेश था आप सातों को यहाँ बुलाने का। लूसीफर, क्या चाहिए उसको? इस कंट्री में एक वॉर होने वाली है, उसको ब्लडी बनाना है और उसके लिए आप सबकी पावर्स चाहिए। वॉर? मुझे वॉर बहुत पसंद है। बोलो क्या चाहता है लूसीफर? कैसे यूज करना चाहता है वो हमारी पावर्स को? और उसके बाद रूट उन्हें लूसीफर के दिए इंस्ट्रक्शंस देने लग गया। भारत के पवित्र धरती पर कत्लेआम होना तय था और उस साधु को इस बात की पूरी जानकारी थी जो इस समय ध्यान लगाकर बैठा था। तभी एक दुबला पतला आदमी उसके पास आया। प्रणाम साधु महाराज। वो आवाज सुनते ही उस साधु ने अपनी आंखें खोल दी और उस दुबले पतले आदमी की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। प्रणाम, आखिर आप आ ही गए ऋषिराज। मैं सोच ही रहा था कि आप कब आएंगे। आना ही पड़ा। आप तो जानते हैं कि कलयुग की परछाई अब पूरे संसार पर छा चुकी है। स्वर्ग लोक से अब पृथ्वी दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे में यहाँ की खोज खबर लेने किसी को तो आना ही था। अंजनी पुत्र। मैं समझता हूँ ऋषिराज, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? ड्रैकुला कहाँ तक पहुंचा? वो अभी अपनी मंजिल से बहुत दूर है, लेकिन मृत्यु उसके साथ साथ चल रही है। वो उसे उसकी सही मंजिल तक ले जाएगी। किंतु बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो इस कहानी में दिक्कत कर सकती हैं ऋषिराज। कौन सी घटनाएं? ल्यूसीफर और इब्लिस दोनों वेब विवाद को अपने साथ मिलाने की कोशिश में हैं। अनूबिस इस खतरे से अनजान है। अब वेब विवाद किसके साथ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। उधर लूसीफर के आदेश पर रूट ने 7 महापाप को जागरूक कर दिया है। वो इस पावन धरती पर अपना प्रभाव बढ़ाने जा रहे हैं। युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है और ये युद्ध बेहद विभत्स होगा। कलयुग के नियमों से बंधकर हम खास हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसीलिए अब सब कुछ ड्रैकुला पर निर्भर है। किंतु क्या वो अपने अंदर के राक्षस को बांध पाएगा?
आपको तो उसका पूर्ण इतिहास पता है। कलयुग की उस काली दुनिया में वही एक शक्ति है जो इस युद्ध का स्वरूप बदल सकती है। उसका इतिहास रक्त से लिखा हुआ है, किंतु इस समय वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसके भीतर का इंसान अभी जीवित है ऋषिराज, लेकिन क्या आने वाले समय में हम व्लाद नाम के उस इंसान को देखेंगे या फिर ड्रैकुला नाम के उस शैतान को, ये कोई नहीं जानता है। अब सब कुछ मृत्यु के हाथों में है। ड्रैकुला का काशी पहुंचना बहुत आवश्यक है ऋषिराज। अजीब विडंबना है ना, धर्म युद्ध में धर्म की विजय का दायित्व एक अधर्मी पर है, वो भी एक ऐसे अधर्मी पर जिसका 400 वर्षों का रक्त रंजित इतिहास है। उस अधर्मी में कुछ धर्म शेष है ऋषिराज। जैसे अंधकार से लड़ने के लिए कभी कभी एक छोटा सा दिया ही काफी होता है, उसी तरह धर्म का एक बीज भी समय आने पर एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जिस पर अधर्म की अमर बेल कभी न चढ़ पाए। आशा है आपका विश्वास सत्य साबित होगा। अब आज्ञा चाहूंगा। कहाँ चले ऋषिराज? आप तो जानते ही हैं, मुझे कहीं ना कहीं आना जाना होता ही रहता है। हाँ, क्योंकि केवल आप ही हैं जिस पर कलयुग के बंधन लागू नहीं होते हैं। प्रणाम मारुति नंदन। नारायण नारायण। जय श्री राम ऋषिराज। कलयुग में भगवान और देवता धरती पर चल रही घटनाओं में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लगातार हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे थे। और रखते भी क्यों ना, सवाल पूरे ब्रह्मांड का था, और इस शतरंज के खेल का सबसे बड़ा मोहरा था ड्रैकुला। लूसीफर के आदेश पर सातों महापाप भारत की पवित्र धरती पर अपनी काली छाया फैला रहे थे। उनके प्रभाव से भारत के कोने कोने में राजनीति जोर पकड़ रही थी। कुछ रियासतें अंग्रेजों से अपने अलायंस पक्का कर रही थी, तो कुछ अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रही थी। मगर एक ऐसी रियासत भी थी जहां एक नया घटनाक्रम जन्म ले रहा था। शाम होने वाली थी। ड्रैकुला और उसकी टोली नागवंशी राजपूतों की रियासत के द्वार पर खड़ी उनके सेनापति के आने का इंतजार कर रही थी, और अनीता अब इंतजार करते करते थक चुकी थी। अरे, आखिर कब आएंगे तुम्हारे सेनापति? शांत, सेनापति जी बस पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही उस सैनिकों ने अपनी बात खत्म की, घुड़सवारों की एक टुकड़ी वहां पहुंची। उस टुकड़ी में सबसे आगे एक लगभग 40 वर्ष का आदमी था, जिसके शरीर पर भारी बख्तरबंद था। उसकी कमर में एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। वो जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा, एक सैनिक दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे कुछ बताने लगा। उस सैनिक की बात खत्म होते ही उस आदमी ने एक इशारा किया और वो सैनिक अनीता की तरफ बढ़ चला। चलो, सेनापति जी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही ड्रैकुला, अनीता और रामदास तीनों चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी उस सैनिक ने उन्हें रोक दिया। तीनों नहीं, वो सिर्फ इन देवी से बात करेंगे। ड्रैकुला ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन अनीता ने इशारे से उसको चुप करवा दिया। चलिए। अनीता उस सैनिक के साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक तंबू के सामने पहुंची। सैनिक ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और अनीता अंदर चली गई। अंदर एक टेबल रखी थी, जिसकी दूसरी तरफ वही योद्धा बैठा हुआ था। उसकी तलवार टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अनीता को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। कवर्धा रियासत में आपका स्वागत है देवी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अनीता एलिजाबेथ पटेल। काफी अजीब नाम है, आधा हिंदुस्तानी आधा अंग्रेज। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पापा काठियावाड़ के एक जमींदार हैं और माँ इंग्लैंड से है। अंग्रेज माँ, तभी मैं कहूँ कि आपके कपड़े। बोलते बोलते सेनापति रुक गया। वो अनीता को ध्यान से देखने लगा। अनीता हमेशा की तरह टाइट फिटेड खाकी ग्रीन शर्ट और उसी कलर की पैंट पहने हुई थी। उसके बूट्स ब्राउन कलर के थे और उसके घुटनों से बस थोड़ा नीचे तक थे। सेनापति का यूं घूरना अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
माफ कीजिए सेनापति जी। पदम सिंह। मेरा नाम पदम सिंह है। ओके, माफ कीजिए सेनापति पदम सिंह जी, लेकिन किसी लेडी को इस तरह घूरना अच्छे संस्कार में नहीं आता है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। मैं तो बस इसलिए देख रहा था क्योंकि आपका पहनावा बहुत अलग है, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। खैर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही है? मैं एक इतिहासकार हूँ, अ हिस्टोरियन, और उसी के लिए मैं काशी जा रही हूँ। काशी? काफी लंबे सफर पर निकली है आप। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता देता हूँ। कवर्धा रियासत से आने जाने वाले सारे रास्ते फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ना कोई हमारे यहाँ आएगा और ना यहाँ से कोई जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं रास्ता खुलवा दूंगा। बोलते बोलते सेनापति पदम सिंह चुप हो गया। अनीता उस चुप्पी का मतलब अच्छे से जानती थी। रास्ता देने के लिए शुक्रिया, लेकिन बदले में आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे महाराज की इच्छा है कि आप कुछ दिनों के लिए उनकी मेहमान बने। आपके महाराज? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ना मैं आपके महाराज को जानती हूँ और ना ही वो मुझे जानते होंगे, तो फिर ये अजीब सी मांग क्यों? अनीता देवी, निर्णय आपको लेना है। अगर आप काशी जाना चाहती है तो आप घूमकर किसी और रास्ते से भी जा सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाने में कोई संशय की बात है। अनीता गहरी सोच में पड़ गई। यहां से वापस जाने का मतलब था कि उसका सफर और बहुत लंबा हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने सेनापति पद्मा का ऑफर स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अनीता उस तंबू से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही सेनापति पद्मा सिंह ने टेबल पर पड़ी अपनी तलवार उठा ली। उसने उस तलवार को म्यान से निकाला तो उस तलवार से निकल रही हरी रोशनी से पूरा तंबू भर उठा। सेनापति पद्मा सिंह की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने तलवार को अपने माथे से लगाया और वापस म्यान में रख दिया। उधर अनीता ने जैसे ही ड्रैकुला को पूरी बात बताई, वो भड़क उठा। मेरे रहते हुए तुम्हें उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी शाम होने वाली है। मैं चुटकियों में इन सबको फाड़ दूंगा और फिर देखेंगे कि कौन हमारा रास्ता रोकता है। व्लाद, वायलेंस हर बात का जवाब नहीं होता है, और वैसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ का राजा हमें होस्ट करने के लिए इतना इच्छुक क्यों है। इसीलिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे। न जाने अनीता ने ड्रैकुला नाम की इस दहशत पर क्या जादू किया था कि उसने हाँ में सर हिलाकर वादा कर दिया। कुछ देर बाद अनीता, व्लाद और रामदास सैनिकों के एक काफिले के साथ आगे बढ़ चुके थे और उस काफिले को लीड कर रहा था सेनापति पद्मा सिंह। सूरज डूब चुका था। हर कोई अपनी साजिशों और अपनी चालों में व्यस्त था। वहीं फ्रांसिस और ओमकार साथ बैठे बात कर रहे थे। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। I told you about me. I mean, तुम मेरी हिस्ट्री जान गए हो। अब तुम्हारा टर्न। तुम्हारा स्टोरी से ड्रैकुला से क्या कनेक्शन है? वैसे तो मेरा तुम्हारे इस ड्रैकुला से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस मैं उससे टकरा गया। उसको एक मंदिर की तलाश थी। मैंने थोड़ी सी मदद की, फिर उसकी मदद करने के चक्कर में मैं मरते मरते बचा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई। बस तब से मेरा जुनून बन गया कि मैं उसकी सच्चाई जान सकूं। बस इतना ही? हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके पीछे लगा रहा तो पक्का कोई ना कोई खजाना जरूर मिलेगा। तो तुम सिर्फ एक ट्रेजर के लालच में स्टोरी में पड़े हो? सी ओमकार, मैंने तुम्हें सब सच बताया, बट तुम अभी भी मुझसे सच छुपा रहे हो। अरे पादरी, पूरा बात तो करने दिया कर। देख, मैं मानता हूं कि मैं खजाने के पीछे पड़ा हूं, लेकिन वो इकलौता कारण नहीं है। तो फिर और क्या रीजन है तुम्हारा? मैं चोर हूं, ठग हूं, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बुरा तो ये जनरल रूट है। मेरे को शक है कि ये कुछ भारी गड़बड़ करने की कोशिश में लगा है। जब इसने मेरे को उठवाया और पूछताछ किया, मुझे लगा कि ड्रैकुला के पीछे ये अपने किसी मकसद से जा रहा है। फिर इसका मिर्जा अनवर से मिलने जाना, उस शैतान से मिलने जाना, कोई सही आदमी तो नहीं जाएगा। तो बस मैं अब कैसे भी इस रूट को रोकना चाहता हूं। ये जो भी करना चाह रहा है वो मेरे ही लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये मैं कैसे होने दूंगा? समझे पादरी?
Oh, crook with a conscience. क्या बोला तुमने? कुछ खास नहीं। ओमकार, तुम मुझे काम के आदमी लगते हो। प्लस इंडिया मेरे लिए स्ट्रेंजर लैंड है। मुझे एक अच्छे गाइड की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें खजाना भी दिलवा दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? मंजूर है मेरे को। ओमकार ने बड़ी चतुराई से अपना सच उससे छुपा लिया था। वो फ्रांसिस को सच बताना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं था। फिलहाल तो फ्रांसिस को उसकी स्टोरी पर भरोसा हो गया था, लेकिन इस खेल में कौन कब किसका भरोसा तोड़ दे ये कोई नहीं कह सकता था। उधर ड्रैकुला की टोली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उनके सामने एक किला था जहां माहौल कुछ अजीब ही लग रहा था। इस पैलेस को देखकर क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? अनीता ने ध्यान से उस किले की तरफ देखा। उस किले से मनहूसियत बाहर झांक रही थी। इक्का दुक्की मशालों की रोशनी में वो किला किसी भूतिया हवेली जैसा लग रहा था। वहां खड़े हर सैनिक के चेहरे पर मरगट जैसा सन्नाटा था। ये जगह कुछ अजीब है, लेकिन प्लीज तुम अभी कुछ नहीं करोगे। पहले अंदर चलकर यहाँ के महाराज से मीटिंग कर ली जाए। अभी अनीता ने अपनी बात खत्म ही की थी कि सेनापति पद्मा सिंह उसके पास आ पहुंचा। कवर्धा रियासत के राजमहल में आपका स्वागत है देवी। महाराज को आपके आने की सूचना दी जा चुकी है। उनका आदेश है कि पहले आप तीनों के रहने का बंदोबस्त किया जाए, फिर वो भोजन आप लोगों के साथ ही करेंगे। अनीता से बात करते करते सेनापति पद्मा सिंह लगातार ड्रैकुला की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उधर ड्रैकुला भी एक अनजान खतरे को महसूस कर रहा था। ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। चले रामदास? हाँ मैडम। अनीता ने रामदास की तरफ देखा। उसे रामदास के बर्ताव में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा थका हुआ है, इसलिए ऐसा सुस्त लग रहा है। व्लाद, रामदास काफी कमजोर और सुस्त लग रहा है। एक तरह से अच्छा ही है कि हम यहाँ आ गए। उसे रेस्ट की जरूरत है। चलिए सेनापति पद्मा जी, अंदर चलते हैं। और वो लोग किले के अंदर चले गए। जिस वक्त अनीता कवर्धा रियासत के किले के अंदर जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक और ऐतिहासिक घटना घट रही थी। आजादी की जंग की उस पहली चिंगारी को बुझाया जा रहा था। Bring that traitor. Wait. I want to hear the fear in the voice of this traitor Mangal Pandey. तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट म्यूटनी किया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट म्यूटनी किया। मैंने सुना है कि तुम ओपियम लेकर पागल हो गया था। अगर तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारा डेथ सेंटेंस कम्यूट करवा सकता हूं। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने जो किया पूरे होश में किया। दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं मरने जा रहा हूं। दुख इस बात का है कि तुम जैसे जालिमों को मार नहीं पाया। लेकिन याद रखना, मेरी चिता की आग एक दिन इस पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी और उसकी लपटें तुम्हारी इस हुकूमत को जलाकर खाक कर देगी, राख कर देगी। Bloody traitor! Executioner! Pull the lever! Hang him! Right now! क्रांतिकारी मंगल पांडे ने देश के लिए शहादत दे दी थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माहौल गर्मा रहा था, लेकिन इस सब से बेखबर ड्रैकुला, अनीता और रामदास इस समय कवर्धा रियासत के राजसी किले में एक बड़ी सी टेबल के पास बैठे थे। उस टेबल पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, लेकिन उनमें क्या था ये किसी को नहीं पता था। अनीता को बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन वो महाराज के आने का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, मुझसे तो भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है। जल्दी से ये महाराज जो भी है आए तो मैं खाना शुरू करूं। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में रुका हुआ हूं, वरना तक। ओफो, कुछ तो कंट्रोल रखो। अच्छा ये बताओ, तुम ये इंसानों वाला खाना खाकर नहीं रह सकते हो क्या? क्या तुम नदी की रेत खा सकती हो? मतलब? इंसानों का खाना मुझे बिल्कुल नदी की रेत जैसा लगता है। आई नीड ब्लड, और थैंकफुली इस समय मेरी ब्लड लस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है,
इसीलिए आई एम इन कंट्रोल। और उसे कंट्रोल में ही रखो। आई एम श्योर आगे रास्ते में तुम्हें कोई चोर डाकू जरूर मिलेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तभी अचानक अनीता का ध्यान रामदास की तरफ गया। वो चुपचाप बैठा हुआ एक बड़ी सी डेगची को देख रहा था, जिसमें शायद कोई शानदार पकवान रखा था। रामदास को देखो, इतनी भूख लगी है कि लग रहा है कि डेगची को ही खा जाएगा। क्यों रामदास? इससे पहले कि रामदास अनीता के सवाल का कोई जवाब देता, अचानक वहां हलचल तेज हो गई। 2 नौकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने टेबल के अंतिम सिरे पर रखी कुर्सी को खींचकर पीछे कर दिया। और तभी वहां एक हट्टे कट्टे नौजवान की एंट्री हुई। उसका पहनावा यह बताने के लिए काफी था कि वो कोई और नहीं, कवर्धा का राजा था। उसको देखते ही अनीता और ड्रैकुला अपनी चेयर से खड़े हो गए, लेकिन रामदास बैठा रहा। देखने में उसकी उम्र 24-25 साल की लग रही थी। उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उसके पीछे 2 बख्तरबंद सैनिक खड़े हुए थे। वो जैसे ही बैठने चला, उन 2 नौकरों ने कुर्सी आगे खिसकाकर उसकी बैठने में मदद करी। अनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि ये 24-25 साल का लड़का ही यहाँ का राजा है। उसने तो किसी अधेड़ उम्र के आदमी की उम्मीद की थी, और शायद उसकी इस बात को वो नौजवान भांफ गया था। आमतौर पर रिवाज तो यही है कि जब आप किसी राजा के मेहमान हो तो राजा के आने पर खड़े होकर उसको सम्मान देना चाहिए। लेकिन सुना है आपके इस साथी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं इसकी इस हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। राइट मिस अनीता? उस युवा राजा के मुंह से इंग्लिश सुनकर अनीता थोड़ा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल राजा ने उसकी दुविधा दूर कर दी। हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ साल पहले मुझे लंदन भेजा था। मुझे वापस आए बस कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए डोंट बी सरप्राइज मिस अनीता। अनीता थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई। तभी उसकी नजर ड्रैकुला पर पड़ी, जो बहुत ध्यान से राजा की तरफ देख रहा था। और ड्रैकुला की यह हरकत राजा से भी छुपी नहीं थी। क्या हुआ मिस्टर व्लाद? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आई नो तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल कुछ कहना चाह रही है शायद। होता तो जब आप 400 साल से अकेले भटक रहे हो तो शक करने की आदत पड़ जाती है। राइट मिस्टर ड्रैकुला? अनीता के साथ साथ ड्रैकुला भी चौंक पड़ा। दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस राजा को ड्रैकुला के बारे में कैसे पता है, और उनके इस सवाल का जवाब राजा ने ही दे दिया। आई नो तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि आखिर मुझे ड्रैकुला के बारे में कैसे पता। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में कहूं तो जिस डाकू को तुम मार नहीं पाए थे वो हमारे सैनिकों के हत्थे चढ़ गया, और उसने जो हुलिया बताया उसके बारे में मैंने लंदन में बहुत सुना था। तुम वहां एक अर्बन लेजेंड हो काउंट, और लोग तुम्हें सिर्फ एक कहानी मानते हैं। पर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं उसके आगे तुम्हारी स्टोरी पर विश्वास ना करने का सवाल ही नहीं उठता है। ड्रैकुला को खतरे का अंदाजा हो रहा था। उसके दांत राजा के खून पीने के लिए चमक रहे थे, लेकिन तभी राजा ने कुछ ऐसा कहा कि ड्रैकुला शांत हो गया। अपनी ब्लड लस्ट पर कंट्रोल रखो काउंट, क्योंकि यहां तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं। मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? बताता हूं पर पहले मिस अनीता से कुछ बात कर ली जाए। तो मिस अनीता, देखने में तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन आपके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा है, डेथ का ऑरा। मौत आपके आसपास ही है, शायद आपके साथ चल रही है। क्यों काउंट, सही कहा ना? व्लाद, डेथ का दूसरा नाम है मिस्टर किंग। मेरा नाम नागनाथ सिंह है, लेकिन मैं काउंट की बात नहीं कर रहा हूं। डेथ आपके साथ है, आपके आसपास है, और काउंट की आंखें बता रही हैं कि वो जानता है कि डेथ कहां है। अनीता कुछ समझ पाती कि तभी रामदास का शरीर आगे पीछे डोलने लगा। अनीता ने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अनीता घबराकर उठने लगी, तभी राजा ने उसको रोक दिया। केयरफुल मिस अनीता, अगर आप इसके पास भी गई तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगी। मुझे पता है कि इसको शांत कैसे करना है। राजा ने एक चुटकी बजाई और एक नौकर ने आकर रामदास के आगे रखी डेगची का ढक्कन हटा दिया, और उसमें रखा हुआ आइटम देखते ही अनीता अंदर तक दहल गई। वो उसी डाकू का सर था जो उन लोगों से बचकर भाग निकला था। रामदास तुरंत उस सर पर झपट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा।
अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामदास एक मुर्दे का सर खा रहा था, बिल्कुल किसी पागल जानवर की तरह। कहते हैं वेताल का कांटा वेताल बन जाता है, लेकिन ये वेताल से भी बढ़कर है। ये क्या है, कैसे बना, मैं नहीं जानता, लेकिन काउंट की आंखें बता रही है कि उसको पता है इसका ओरिजिन। राइट काउंट? अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पागलों की तरह कभी रामदास की तरफ देखती तो कभी व्लाद की तरफ और कभी राजा की तरफ। ये रामदास को क्या हुआ है? रामदास, रामदास! शोर मत करिए अनीता जी। वेताल को खाते समय डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब काउंट ही दे पाएंगे। जवाब दो व्लाद, क्या हुआ है रामदास को? मुझे पहले से ही शक हो रहा था। मेरी आंखों के आगे उसका खून पिया था तुमने, लेकिन उसको जिंदा देखकर मैं सब कुछ भूल गई। पर उसका बिहेवियर तब से कुछ अजीब था। जवाब दो व्लाड, क्या किया है तुमने उसको? मैंने उसकी जान बचाई है। जब वो मेरे सामने आया था तो उसको ऑलरेडी एक वेताल काट चुका था। अगर मैं उसका खून ना पीता तो वो पूरा वेताल बन जाता। वेताल, जिसे हमारे यहाँ ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, द अनडेड मॉन्स्टर्स। जान बचाई है? तुमने उसको क्या बना दिया है, देख रहे हो तुमने उसको? वो अभी भी बच सकता है। उसे सिर्फ मेरा खून पीते रहना होगा और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से बचा रहेगा। सुबह केव में मैंने वही किया था। इसे तुम बचना कहते हो? मेरा भाई मुर्दे का मांस खा रहा है। इससे अच्छा तो वो मर जाता। साइलेंस! राजा की जोरदार आवाज वहां गूंज उठी और उसकी आवाज के साथ ही रामदास भी रुक गया। वो अब अनीता को देख रहा था। उसकी आंखों ने अगला शिकार ढूंढ लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता एक जोरदार बिजली चमकी और व्लाद ने अपना हाथ भूखे रामदास के आगे कर दिया। अगले ही पल रामदास उसका खून पी रहा था और जैसे जैसे वो खून पी रहा था वो नॉर्मल होते जा रहा था। ये देखकर राजा हंसने लगा। वाह, क्या नजारा है। आई मस्ट से मिस अनीता कि आप तीनों की टोली बहुत अजीब है। एक इंसान, एक हैवान और एक हाइब्रिड, जो वेताल भी है, वैम्पायर भी है और इंसान भी। एनीवे, अब जब आपका ये फैमिली ड्रामा शांत हो गया है तो मैं थोड़ी काम की बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पी लो, तुम्हें कौन रोक पाएगा। लेकिन लगता है इस हॉल में तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर करती तो तुम्हें समझ में आता कि मेरा खून पीकर तुम सिर्फ एक अनएंडिंग टॉर्चर को इनवाइट करोगे। ये बोलते हुए नागनाथ ने टेबल पर रखा एक नाइफ उठाया और अपनी कलाई पर एक हल्का सा कट लगाया। आई होप अब तुम्हें समझ आएगा। ड्रैकुला को एक अलग सी स्मेल का एहसास हुआ, एक ऐसी स्मेल जिसने उसकी एक पुरानी मेमोरी को जगा दिया। ग्लाइकॉन! फाइनली तुम मुझे पहचान गए। क्या अभी भी मेरा खून पीने का रिस्क लेना चाहोगे? ड्रैकुला ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां चल क्या रहा था। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये ग्लाइकॉन क्या है? चल क्या रहा है यहाँ? और क्या चाहते हो तुम? काउंट की दुनिया में लोग हमें ग्लाइकॉन नाम से जानते हैं, और यहाँ जहां हमारा जन्म हुआ था वहां हमें बुलाते हैं नाग, इच्छाधारी नाग। यही है हम नाग वंशियों की सच्चाई। इतना कहते ही राजा ने जोर से ताली बजाई और कमरे में मौजूद उसके सभी नौकरों के साथ उसका भी रूप बदल गया। उनके पैरों की जगह अब एक लंबी दुम ने ले ली थी। अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तक उसने सिर्फ कहानियों में इच्छाधारी नागों के बारे में सुना था, पर आज वो कहानी उसके सामने सच बनकर खड़ी थी। क्या चाहते हो तुम? बोला ना, हेल्प चाहिए। एक ऐसी ताकत को हटाने की जिसे सिर्फ तुम हटा सकते हो। उसे हरा दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी इस समय तुम्हारे साथी को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों मिस अनीता, रामदास को ठीक करना चाहती हो या नहीं? क्या रामदास ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम नागों के पास मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम इसके अंदर के वेताल को मार सकते हैं, लेकिन वैम्पायरिज्म का इलाज नहीं हो पाएगा। स्टिल
मैं जानता हूं कि आप अपने भाई को मुर्दा खाते देखना नहीं चाहेंगे। ड्रैकुला ने अनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे और उसके अंदर के दरिंदे पर इंसान हावी हो गया। क्या करना होगा मुझे? सिर्फ उसको मारना है, और मुझे पता है कि तुम्हें उसे मारने में बहुत मजा आएगा। पुरानी जान पहचान जो है काउंट। किसकी बात कर रहे हो? बलौर। वेट, बलौर वो यहाँ है, इंडिया में? हाँ, वो यही है, और वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वो यहां कुछ लेने आया है, कुछ ऐसा जिसके लिए उसने पिछली बार कुछ ऐसा किया था कि उसके साथ साथ सभी नागों को यहां से दूर जाना पड़ा था। वो तो यहां से बहुत दूर चला गया और जाकर आज के रोमानिया में छुप गया, पर अब वो वापस आ चुका है और उसको रोकने का काम सिर्फ तुम कर सकते हो काउंट। लेकिन ब्लाद ही क्यों? और ऐसा क्या किया था बलौर ने? आई थिंक तुम दोनों उसकी असलियत जानने का हक रखते हो, लेकिन पहले वादा करो काउंट कि तुम उसके आतंक का दी एंड करोगे। ड्रैकुला ने कुछ बोला नहीं, बस हाँ में हल्के से सर हिला दिया। ये देखकर राजा नागनाथ ने एक गहरी सांस ली। तो इस कहानी की शुरुआत महाभारत के युद्ध के कई सालों बाद हुई थी। उस समय युधिष्ठिर के ग्रैंडसन राजा परीक्षित ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, जिसे हिस्ट्री में कुरु एम्पायर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राजा परीक्षित की मौत हम नागों के राजा यानी मेरे पूर्वज तक्षक महाराज के काटने से हुई थी, लेकिन सच कुछ और ही है। राजा परीक्षित को काटने वाला और नागलोक की बर्बादी की कहानी लिखने वाला और कोई नहीं, बलौर था। तक्षक महाराज का सौतेला भाई बलौर, नाग कुमार बलौर। अनीता हैरानी से उस कहानी को सुन रही थी। आज तक उसने यही माना था कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आज जो वो सुन रही थी उसको डिनाई भी नहीं कर सकती थी, खास करके अपने सामने उन नागों को देखकर। राजा परीक्षित की मौत ने उनके बेटे युवराज जन्मेजय को पागल कर दिया। वो बदले की आग में जल रहे थे और उन्होंने कसम खाई कि वो नागवंश का नामो निशान मिटा देंगे। इस बारे में मैंने सुना है। उन्होंने शायद कोई यज्ञ किया था जिसमें नाग खुद आकर आग में कूद रहे थे। सर्पसत्र यज्ञ। राजा जन्मेजय के प्रतिशोध की आग जलाई गई थी उस विशाल हवन कुंड में। 501 ब्राह्मण उस कुंड के चारों तरफ बैठकर साथ में उन मंत्रों का जाप कर रहे थे। वयं सर्वानां नागान् अज्ञापयाम अस्मिन् पवित्रे अग्नो निमज्य भवत राज्य पावे पश्चाताप कुर्वन्तु अनेन अपराधेन भरिता म्रियन्ते च। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, दुनिया भर के नाग अपना कंट्रोल खोते जा रहे थे। अग्नो दहतु, हे नाग दह्य दह्य दहतु। नाग उस हवन कुंड की आग की तरफ खिंचते चले आ रहे थे और वहां आते ही वो आग में ऐसे कूदे थे जैसे किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर रखा हो। ये सब देखकर तक्षक महाराज देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। हे देवराज, रक्षा कीजिए, नाग जाति की रक्षा कीजिए। इंद्रदेव खुद तक्षक महाराज के साथ सर्पसत्र यज्ञ में पहुंचे, लेकिन जन्मेजय किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। तक्षक महाराज वहां पहुंचते ही मंत्रों को सुनकर हिप्नोटाइज हो गए। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु, दहय दहय दहतु। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु, दहय दहय दहतु। अग्नौ दहतु हे नाग, दहय दहय दहतु। वो हवन कुंड की तरफ बढ़ते चले। इंद्र ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तक्षक के साथ साथ इंद्र खुद उस आग की तरफ खींचने लगे। नाग जाति का सर्वनाश बिल्कुल तय था, लेकिन तभी देवी मनसा के बेटे ने वहां पहुंचकर इस विनाश को रुकवा दिया। देवी मनसा? हाँ, देवी मनसा, नाग देवता वासुकी की सिस्टर और हम नागों की देवी। उनके बेटे ऋषि अस्तिक ने राजा जन्मेजय से न जाने क्या बात की, लेकिन जन्मेजय ने यज्ञ वहीं रुकवा दिया।
तक्षक महाराज के साथ साथ बहुत से नाग मरने से बच गए थे, लेकिन उस घटना के बाद नाग जाति के 2 टुकड़े हो गए। एक वो जो मेरे पूर्वजों की तरह धरती के ऊपर आम वॉरियर्स की तरह रहने लगे और कहलाए नागवंशी राजपूत, और दूसरे वो जो इंसानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वो जमीन के नीचे चले गए और उन्होंने नागलोक बसा लिया। नागलोक? नो नो नो, नॉट एट ऑल। तो ये कहानियां सच हैं कि अर्थ के नीचे भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, नागों की सिविलाइजेशन। हाँ मिस अनीता, लेकिन आप वहां जाने की प्लानिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि वहां जाने का पक्का मतलब है मौत। किसकी मौत आएगी और कौन बचेगा वो मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से अपनी ये कहानी खत्म करो ताकि मैं उस बलौर का चैप्टर क्लोज करने जा सकूं। इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, बिल्कुल अपने एंसेस्टर की तरह। खैर चलो कहानी खत्म करते हैं। तो सर्प सत्र यज्ञ के बाद तक्षक महाराज ऑब्सेस्ड हो चुके थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर राजा परीक्षित को उनका रूप लेकर काटने वाला था कौन, और जब तक उन्हें यह पता चलता कि वो उन्हीं का भाई है, बलौर कहीं गायब हो चुका था। उस दिन से हम नाग उस गद्दार को ढूंढ रहे हैं। उसकी तलाश में हम नाग पूरी दुनिया में फैल गए, पर वो कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो अपनी जगह बदलता रहता था। शॉर्ट में कहूं तो पूरी दुनिया में लार्ज सर्पेंट्स और ड्रैगन्स के किस्से फेमस हैं। वो खतरनाक ड्रैगन और कोई नहीं, बलौर है। वो जहां गया वहां उसने अपनी ताकत बढ़ाई। हमें समझने में बहुत समय लग गया कि जिस ड्रैगन के किस्से हमारे कानों में पड़ते थे वो बलौर ही था। तुम्हारे रोमानिया में इसे इसी नाम से बुलाते हैं, नॉर्वे में योरमुनगांडर, मैक्सिको में क्वेट्ज़लकोट्ल, ग्रीस में मेड्यूसा, चाइना में बाइसुसेइन। जितनी जगह उतने नाम। पर मेडूसा तो फीमेल थी ना? बलौर कोई आम नाग नहीं है। वो आज की तारीख में इस दुनिया का सबसे ताकतवर नाग है। वो भेष बदल सकता है, अपना जेंडर भी बदल सकता है, और कब कहां से वार करेगा कोई नहीं जानता। और इसलिए उसका एक और नाम है जो उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, कालदूत। हो गई तुम्हारी कालदूत की स्टोरी ओवर। अब बताओ वो मिलेगा कहां, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं उससे। वो वही है जहां उसने बैठकर यह सारी साजिश रची थी। वो वापस अपने महल आ चुका है और वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। वो है कहां ये बताओ। मेरे पास अब डायलॉग सुनने का पेशेंस नहीं है। नवरतनगढ़, वही है उसका किला। वहीं जाना है हमें। हमें? हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, अपने कुछ खास नाग योद्धाओं के साथ। उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है काउंट। ड्रैकुला कुछ कहता कि तभी अनीता ने उसकी तरफ कुछ इशारा किया और वो चुप हो गया। ठीक है, तो कब चल रहे हैं हम? मिस अनीता, मेरे ख्याल से आपको। आई एम सॉरी, बट मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ने वाली। एक ड्रैगन, यही बोला था ना आपने? भला एक हिस्टोरियन एक लाइव ड्रैगन देखने का मौका कैसे छोड़ देगा? राजा नागनाथ उसके बाद कुछ नहीं बोला। वो जान गया था कि अनीता पटेल जिद्दी है और जिद्दी लोगों से बहस करना समय की बर्बादी होती है। ठीक है, हम कल सुबह निकलेंगे। और काउंट, मैं जानता हूं कि तुम यहां रखा खाना नहीं खा सकते हो। तुम्हें अगर अपनी भूख मिटानी है तो किले के तहखाने में कुछ कैदी हैं, वैसे भी उनको मौत की सजा मिलनी है। तुम चाहो तो एनीवे, चलिए मिस अनीता, डिनर करते हैं। कल वैसे भी हमें एक लंबे सफर पर निकलना है। व्लाद और अनीता की काशी की जर्नी में थोड़ा सा डिटॉर आ गया था, लेकिन कहते हैं कि नियति में जो लिखा है वही होता है, और जो होता है वो बिना कारण नहीं होता है। मगर फिलहाल तो जनरल रूट कारण ही सोच रहा था। वह इस समय अपने ही ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और गुस्से से बड़बड़ा रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। गुड नून जनरल रूट। जनरल रूट ने सर ऊपर उठाकर देखा। सामने फादर डिसूजा खड़े थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। गुड नून फादर, आप यहाँ? फास्टर फ्रांसिस ने मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। यस फादर, मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। और वो क्या प्रॉब्लम है जनरल?
वो प्रॉब्लम कल शाम को यहाँ आई है और इस समय मेरे ऑफिस में बैठकर मेरे वर्क का ऑडिट कर रही है। फ्रांसिस ने बताया था मुझे कि कोई सीनियर ऑफिसर आया है। Not just any senior officer, father. The devil himself. Queen का favorite brigadier general, Sir Henry Montgomery Lawrence. You have to help me, father. वो मुझे कलकत्ता भेजने की बात कर रहा था। अगर ऐसा हुआ तो मैं चर्च का दिया काम नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स डगलस, चलो मैं बात करता हूँ, बट आई मस्ट वॉर्न यू, चर्च भी अभी तक तुम्हारे एफर्ट से हैप्पी नहीं है। तुम ड्रैकुला को अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हो, एंड टाइम इज वेरी लेस। डू नॉट डिसअपॉइंट द वैटिकन माय सन, वरना तुम्हारा अगला ट्रांसफर अफ्रीका में ही होगा। तभी डोर खुला और एक ब्रिटिश सैनिक बाहर आया। उसने जनरल रूट को इन्फॉर्म किया कि सर लॉरेंस उसको बुला रहे हैं। रूट के साथ साथ फादर डिसूजा भी अंदर चले गए और उस ब्रिटिश सोल्जर ने डोर क्लोज कर दिया। धरती पर चल रहे इस सारे घटनाक्रम से दूर दोजख में इब्लिस अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। लूसीफर ने भी हेल में एक्टिविटीज तेज कर दी थी। हर कोई अपनी अपनी साजिशों में लगा था और ड्रैकुला वो इस समय नागवंशियों के उस किले के तहखाने में भटक रहा था। ड्रैकुला के कदमों की आहट उस तहखाने में बने कैदखाने में गूंज रही थी और वहां बंद कैदी ये सोचकर खुश हो गए थे कि इतनी रात में शायद कोई उन्हें बचाने आया है। कौन है वहां? हम लोग इधर हैं भाई, जल्दी आओ, निकालो हम सबको। ड्रैकुला अगले ही पल जेल के सामने था। अंदर 3 आदमी कैद थे जो ड्रैकुला के 7.5 फुट के शरीर को देखकर बहुत खुश हो गए। अगले ही पल उस जेल के भारी भरकम लोहे का दरवाजा उखड़कर जमीन पर पड़ा था। वो कैदी बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर में गायब होने वाली थी। अरे अरे तुम अंदर क्यों आ रहे हो? अंदर क्यों हमें बाहर? अरे अरे ये क्या? बाहर। अरे मेरा गला, मेरा गला, मेरा गला। ड्रैकुला अपनी भूख मिटा रहा था क्योंकि कल सुबह उसे एक बड़े शिकार के लिए जो निकलना था।